वो आज जल्दी घर आ गया था। रात के 10 बजे उसकी वापसी हुई थी। पूरे दिन काम रहने के बावजूद वो आज दोपहर का वाक़या भूल गया, मगर हॉल कमरे को देखते ही उसे ईरज की गई बातें याद आई थी। लम्हों के चौथाई हिस्से में उसने फैसला किया। अब उसके कदम आलम खान के रूम की तरफ थे। आलम खान उस वक्त अपने कमरे में बैठे कुछ किताबों का मुतालिया कर रहे थे जब उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाजिम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आलम खान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा इंतज़ार? खैरियत? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी डैड, करिए। पहले तुम बताओ, तुम खैर से आए थे? आलम खान किताब साइड टेबल पर रखकर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। एक्चुअली डैड, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन पहले आप अपनी बात करें। देखो बेटा, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ ना अभी, वो तफसील से सुनना। बेशक आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा, लेकिन एक बार मेरी बात पर नज़र षानी ज़रूर कर लेना। हाजिम बगौर उनको सुन रहा था। बेटा, आज ईरज ने मुझे अरीन के किसी रिश्ते की तफसीलात बताई, मगर मैं ये चाहता हूँ कि दरअसल इकबाल ने जाने से पहले मुझसे तुम्हारी और अरीन की शादी की बात की थी, मगर उस वक्त मैंने तुम्हारी माँ के रवैये की वजह से इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी अरीन से हो। उसकी बात पर हाजिम अपनी जगह पर साकित हुआ। बेशक अल्लाह ने निकाह में बहुत ताकत रखी है। उसे किसी की कही गई बात बेसाख्ता याद आई। उस लम्हे अपने रब पर बेहद प्यार भी आया। जब नीयत साफ़ हो तो रब भी आपके ही साथ होता है। वो सिर्फ सोच सका था। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार सोच लो। इसमें सोचना क्या है डैड? हीरे की बेकदरी करने वाला बेवकूफ़ कहलाता है। अरीन एक बेहतरीन लड़की है। बेशक अल्लाह ने मेरे लिए एक पाक और बेहतरीन हमसफ़र का इंतखाब किया है। मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की बात क्या होगी? मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके जुमलों पर आलम खान ने रश्क से उसे देखा। आज तुमने साबित कर दिया हाजिम, तुम वाकई अपने बाप से आगे निकल गए हो। आलम खान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, आपसे आगे नहीं, आपसे एक कदम पीछे चलने की ख्वाहिश है खान साहब। हाजिम उनका हाथ चूमते हुए मुअद्दब अंदाज में बोला, जिस पर आलम खान ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाया। उनके बच्चे, ख़ास तौर पर हाजिम, हमेशा से उनके लिए फ़ख्र का बाइस रहा था। अरीन के घर आने के बाद फ़िलहाल नीरज ने उससे कोई बात नहीं की थी। वो पहले हाजिम की तरफ से जवाब चाहती थी। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? अरीन चाय का घूंट भरती उन्हें गुमसुम बैठा देखकर बोली, हाँ सब ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे डैड की बहुत कमी महसूस हो रही है। उनके कहने पर अरीन ने बगौर उन्हें देखा था। आपसे किसी ने कुछ कहा है? मुझे कौन अब कुछ कहेगा? ईरज ने उल्टा सवाल किया, जिस पर वो सर को खम दे गई। डैड मुझे भूलते ही नहीं है, उसने तकलीफ से कहा कि अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर रानीन का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मॉम, मैं ये कॉल लेकर आती हूँ, ईरज से कहकर वो फ़ोन उठाकर टेरेस पर चली गई। व्हाट? ये हन्नान का बच्चा कितना तेज़ निकला है। रानीन की बात सुनने के बाद वो शॉक्ड होते बोली, वही तो, मुझे खुद उस पर यकीन नहीं आया कि वो वही बेवकूफ़ हन्नान है। दूसरी तरफ से रानीन भी उसी अंदाज में बोली, चलो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि वो वाकई तुम में इंटरेस्टेड है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, कोई भी रिश्ता शुरू करने के लिए मुझे पहले पुराने रिश्ते से निकलना पड़ेगा। उसके कहने पर अरीन को सुबह का मंजर याद आया। उसकी फ़िक्र तुम मत करो, अलमान मलिक अपने बिल से बहुत जल्दी निकल आएगा। उसे जाने क्यों वो आंखें अलमान की लगी थी। क्या मतलब, तुमने उसे देखा है कहीं? नहीं। उसके यकलफ्ज़ी जवाब पर रानीन खामोश हो गई। अच्छा चलो, मुझे अम्मा बुला रही हैं, रोटियां बनानी है, फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। शमीम की आवाज़ पर वो अरीन से अलविदाई कलमात अदा करते किचन की तरफ बढ़ गई। रोटी आज की तारीख में मिलेगी भी या नहीं? बना रही हूँ अम्मा, बस 2 मिनट, रानीन उनसे कहकर फ्रिज से आटा निकालने लगी। वैसे ये हन्नान आने से पहले तुमसे कोई बात करके आया था? तुम जानती थी उसके एहसासात के बारे में? शमीम ने कुछ वक्फे के बाद पूछा कि उनके सवाल पर रानीन ने हलक तर किया। वो सुबह से उनके सवालात से बचती आ रही थी। उसने कल मुझसे इस बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैंने उसकी बात को खातिर में नहीं लिया। चलो अच्छा हुआ कि हन्नान खुद आ गया, वरना तुम तो अपनी माँ को किसी काबिल समझती ही नहीं हो। शमीम खफगी से बोली, ऐसी बात नहीं है अम्मा, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, और मैं आपको बताकर अपनी वोट नहीं लगवाना चाहती थी। हाँ, इतना तुम डरने वाली अच्छे नसीब हैं ही कहाँ मेरे। शमीम खाना प्लेट में निकालते बोली, चले अब खाना खा लें, बाकी शिकवे बाद में कर लीजिएगा। रानीन आंखें छोटी किए कहती खुद भी खाने में मसरूफ़ हुई थी।
आलम खान से बात करने के बाद वो पुरसकून सा अपने कमरे में आया था। उसका गुस्सा जैसे झाग की तरह बैठ गया। दिल में जलती आग अब आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ रही थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वजू करके पहली बार अपने रब के आगे सजदा रेज हुआ था। उसे जोर देने पर भी दिमाग पर अपना आखिरी सजदा याद नहीं आया था। नदामत से जैसे सर झुक सा गया। वो रब जो बिन मांगे उसे सब कुछ अता कर देता था, वो उस रब को तो जैसे भूल ही गया था। या अल्लाह पाक, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका गुनाहगार बंदा हूँ। मस्जिद तो क्या, मैंने कभी घर में भी नमाज अदा नहीं की। मैं दुनियावी कामयाबी की दौड़ में इतना खो गया कि मुझे आपका ख्याल ही नहीं रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए। वो सजदे में सर रखते हुए दिल की गहराइयों से तौबा कर रहा था। आज की रात उसने ऐसे ही अपने रब के साथ गुफ्तगू में गुजार दी थी। सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक 8 बजे के करीब वो फ्रेश सा नाश्ते की टेबल पर आया। गुड मॉर्निंग हमेशा की तरह इलियाना की पेशानी चूमने की बजाय सिर्फ ज़ुबानी कहकर वो कुर्सी खींच कर बैठ गया, जबकि उसकी इस हरकत पर इलियाना सब्र का घूंट भर कर रह गई। हाजिम, जी डैड, बेटा आज ज़रा ऑफिस चक्कर लगा आना। अरीन बता रही थी कि उसे कोई ऐड मिला है जिसकी खुशी में आज पार्टी रखी गई है। मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इससे पहले भी तो तुम ही एडजस्ट कर रहे थे ना। जी डैड, मैं चक्कर लगा लूँगा। और नैपकिन से हाथ साफ करते उठा था। आज मुझे पार्टी की टाइमिंग इनबॉक्स कर दीजिएगा आप। मैं ऐना से कहकर तुम्हें डिटेल्स मेल करवा दूंगा। ठीक है। हाजिम उनसे कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आलम खान की बताई गई टाइमिंग्स के मुताबिक वो शाम के 7 बजे के करीब उस आलीशान से हॉलट टैक्सेडो पहने अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही बहुत से लोग उसकी तरफ मिलने के लिए दौड़े। आफ्टर सो लॉन्ग हाजिम, सिकंदर साहब उसकी तरफ बढ़े, जबकि उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी, जब अचानक हॉल में अंधेरा सा छाया। हॉल में यकदम खामोशी छा गई थी। हाजिम बेजार होता ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया। टिक टिक टिक। इस खामोशी में हील की आवाज़ सुनकर वो पलटा। आंखें बेख्तियार ऊपर की जानिब उठी और थम सी गई। उसके ढीले तासुरात अब कदरे तन गए थे। हॉल में अब तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक ऑन हुआ था। वो उस वक्त रेड स्लीवलेस साड़ी में मलबूस, जिसका बैक गला हल्का सा गहरा था, आंखों पर स्मोकी मेकअप और लबों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, बालों को स्ट्रेट करके पीछे पुश पर डाले, लॉन्ग इयररिंग्स पहने खड़ी अपने हुस्न से यहाँ मौजूद हर शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। साइश्ते कहते साथ ही उसकी नज़र आसपास खड़े उन मर्दों पर गई जो यकटोक उसे सामने आने वाली हसीना को देख रहे थे। हाय एवरीवन। उसकी मीठी आवाज़ पर सबने गहरे अंदाज में उसे जवाब दिया। अभी वो ये सब देख ही रहा था जब उसकी नज़र एक जवान लड़के पर गई। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ उसके हाथ को अपने हाथ में लिए डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा, और यहाँ हाजिम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो बर्क रफ्तारी से उसकी जानिब पहुंचा और उस लड़के से हाथ छुड़वाकर उसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए उसे तकरीबन घसीटने के से अंदाज में साइड पर लाया। छोड़े मुझे, ये क्या हरकत है? अपनी बादामी आंखें उसकी आंखों में गाड़ते वो गुर्राई। शट अप, जस्ट शट अप। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह की ड्रेसिंग करके किसी गैर के हाथ में हाथ डालने की? हाजिम धाड़ा था। मेरी मर्जी, मैं जिस तरह के भी चाहूँ कपड़े पहनूं। आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा मिस्टर हाजिम। उसके धाड़ने का असर लिए बगैर वो उसे वार्न करके आगे बढ़ने लगी, जब हाजिम ने एक झटके से उसे खुद के करीब किया और उसकी पुश्त को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम्हारा हर रास्ता मुझसे शुरू और मुझ पर ही खत्म। आज के बाद अगर अपने रास्ते से भटकी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख जनूनी अंदाज में बोला। वो अरीन मर गई जिसका रास्ता आपसे शुरू होकर आप पर ख़त्म होता था। अब मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते में मत आए, वरना वरना क्या आपके लिए बुरा साबित होगा, वरना सब कुछ। वो आखिरी अल्फाज उसी के अंदाज में कहकर अपना आप छुड़वा कर वहाँ से जाकर उसे शॉक्ट कर गई। नाराज़ बिल्ली शेरनी बन गई है। तुम्हें तो मैं फिर से अपनी मोहब्बत में पहले जैसी अरीन बना कर रहूँगा छोटी लड़की। वो उसके इस रूप से मुतासिर होता मुस्कुराते हुए सर झटक गया। उसे अब उसके रिएक्शन का इंतज़ार था। जब ईरज ने उससे बात करनी थी, वो रिलैक्स अंदाज में काउंटर के पास बैठता सोडा पीने लगा कि उसे ऐसे मुतमईन देखकर अरीन ने एक नज़र उसे और फिर अगले लम्हे कुछ सोचते हुए वो उस शख्स के हाथ में हाथ डाले हल्के हल्के स्टेप लेने लगी। कुछ स्टेप लेने के बाद उस लड़के ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे खुद के करीब किया। उसकी हरकत पर अरीन ने उससे फासला इख्तियार करना चाहा, मगर उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए उसकी मज़ाहमत को वो रद्द कर गया। और यहाँ हाजिम खान के सब्र का पैमाना फिर लबरेज हुआ। वो तय से उसकी तरफ बढ़ता उस लड़के को गिरेबान से पकड़ गया। व्हाट द। इससे पहले कि वो लड़का मजीद कुछ कहता, हाजिम किसी शेर की तरह उस पर झपट गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर मुक्के जड़ता उसे अधमुआ कर गया। छोड़े इसे। अरीन लोगों को उनकी तरफ आता देख घबरा कर हाजिम का बाजू थाम गई।
छोड़ें इसे, मीडिया में बात आ गई तो बड़े बाबा गुस्सा हो जाएंगे। हाजिम प्लीज़। उसके लगातार कहने के बावजूद वो उस पर झुका, उसे मारने पर तुला था। काफ़ी कोशिशों के बाद कुछ लड़कों ने मिलकर उसे अलग किया था उससे। हाजिम रिलैक्स, क्या हो गया, तुम तो इतने काम इंसान हो, सिकंदर उसे पीछे करते हुए बोले, जबकि हाजिम ने खून आलूद आंखों से सामने खड़ी उस लड़की को देखा। अगले ही पल वो उसे खींचते हुए सही मायनों में घसीट कर गाड़ी के पास लाया। छोड़े, शट अप, जस्ट शट अप। किस मिट्टी की बनी हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? अल्लाह ने औरत को मर्द की पसली से इसलिए पैदा किया क्योंकि वो उस मट्टी को कभी फरिश्तों को नहीं दिखाना चाहता था जिससे औरत बनी हो, और तुम इन वाहियात कपड़ों में एक गैर महरम की बाहों में झूल रही हो। इतना बेगैरत समझ लिया है तुमने मुझे? वो उसे गाड़ी के साथ लगाए बोल कम और चिल्ला ज़्यादा रहा था कि उसके इस अंदाज पर अरीन ने उसकी आंखों में देखा। फिर अचानक उसका छत फाड़ कह कहा बुलंद हुआ, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है? बहुत खूब, मैं चाहती हूँ इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो तुम्हें हाजिम खान, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ मैं। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तुम्हें क्या लगा डर जाऊंगी मैं तुम्हारी इन बातों से? नहीं हाजिम खान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी, बर्बाद करके रहूंगी मैं तुम्हें, चाहे मुझे उसके लिए खुद को मिट्टी में ही क्यों ना मिलाना पड़े। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े चिल्लाई कि हाजिम ने कुर्ब से आंखें मीच कर खोली थी अपनी। यू नो वट, तुम आज मेरी नज़रों में बहुत गिर गई हो अरीन, बहुत ज़्यादा। वो कुर्ब से कहता उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर जन से गाड़ी उसके फ्लैट की तरफ भगा गया। मुझे यहीं उतारो। उसका गला चीख चीख कर बैठ गया था, मगर इस बार हाजिम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अब स्पार्ट था, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसके रात के तकरीबन 11 बजे के करीब उसने उसे उसके फ्लैट के आगे उतार दिया। फ्लैट में दाखिल होते ही इरेज उसे अपने इंतज़ार में सोफे पर बैठी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। खुद को नॉर्मल जाहिर करते वो मुस्कुरा कर बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, बैठो मैं खाना लेकर आती हूँ। इरज उससे कहकर किचन की तरफ चली गई। खाने के बाद वो उठने लगी जब इरज ने उसे रोका। रुको बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मॉम। उसके पूछने पर इरज ने उसे कल का सारा वाकया बयान किया। तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी बेटा। आखिरी बात कहकर वो उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी, जबकि वो जैसे सफ़ेद पड़ गई थी। उसका दिल बैठने लगा। बेसाख्ता वो लम्हा याद आया जब इकबाल खान ने खुद उसे हाजिम के हवाले किया था। मॉम मुझे रेस्ट करना है। अपने कमरे में आते ही उसने बैग से मोबाइल निकालकर हाजिम को कॉल मिलाई। वो जो अभी अपने कमरे में दाखिल हुआ था, उसके फ़ोन पर एक गहरा सांस भर एक कॉल उठा गया। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? कौन सा तमाशा? हाजिम टाई ढीली करते हुए बेड पर गिरते हुए बोला। बड़े बाबा ने क्या कहा है मॉम से? वही कहा जो हकीकत है। तुम्हें क्या लग रहा था तुम मेरे निकाह में होने के बावजूद ये हरकतें करोगी? तुम मेरी थी इसलिए मेरे ही पास आओगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इनकार करके अपने अपने डैड की ख्वाहिश पूरी ना करने पर लोगों की नज़र में बेअदब बन जाओ और मुझे बाजी मारने दो। दानिस्ता बात छोड़कर वो कॉल कट कर गया कि उसके फ़ोन करते ही अरीन ने तैश से स्क्रीन की तरफ देखा था। आह, वो सर पकड़ते बैठती चली गई। अब तुम्हें मैं बताऊंगी हाजिम खान, बाजी कौन मारता है। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद तलाक देने पर मजबूर हो जाओगे मुझे। तैश से कहकर वो सारी ज्वेलरी खींचने के से अंदाज में उतारने लगी। अब उसकी आंखों में एक अज़्म था, कुछ कर जाने का अज़्म। फ्रेश होने के बाद वो ईरज के रूम में आई जहाँ वो बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मुझे हाजिम खान से शादी करने पर एतराज़ नहीं है। उसके कहने पर ईरज को हैरत का झटका लगा। क्या तुम सच कह रही हो? ईरज बेड से उठते हुए खुशगवार हैरत से बोली। जी मॉम, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ईरज ने नासमझी से पूछा। वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी। चलो मैं ये बात आलम खान को बताती हूँ। अरीन मेरा बच्चा, आज तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुझे इतनी टेंशन थी कि बहुत, कि कहीं इलियाना भाभी मेरी तरबियत पर कोई सवाल ना उठा लें। ईरज उसकी पेशानी चूमते खुशी से कहती अपने फ़ोन की तरफ बढ़ गई। मॉम मैं भी थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ अब। अरीन उन्हें मोबाइल में मसरूफ़ देख कर कहती अपने कमरे में चली गई, जबकि ईरज उसकी हालत को फितरी हया का नाम देते मुस्कुरा कर सर झटक गई अपना। सुबह का मंजर सब सिला पर यूं उतरा कि इलाना के अलावा सब टेबल पर मौजूद थे नाश्ते की